तो बच्चों अब इसी सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्नालाइजेशन, यारोवाइजेशन या स्प्रिंगिफिकेशन। देखिए, वर्नालाइजेशन, यारोवाइजेशन या स्प्रिंगिफिकेशन की बात करें तो ये भी प्लांट्स में फ्लावरिंग के प्रमोशन के लिए ही एक मेथड है, एक फिनोमिना है। लेकिन जैसे हमने फोटो पीरियडिज्म में पढ़ा कि वो लाइट और डार्क का एक डार्क और लाइट ड्यूरेशन का जो कम्युलेटिव इफेक्ट था, ऐसे ही वर्नालाइजेशन जो है ये लो टेम्परेचर का इफेक्ट है प्लांट पर उनकी फ्लावरिंग को अच्छा करने के लिए। इन सम प्लांट्स वही बात है कि सारे प्लांट्स वर्नालाइजेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ये बात फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए चल रही है, मींस एंजियोस्पर्म के लिए चल रही है। लेकिन सारे एंजियोस्पर्म, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स वर्नालाइजेशन को फॉलो करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो लाइन स्टार्ट करते हैं। हमने कहा है इन सम प्लांट्स फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली एंड और द क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। तो ध्यान रहे कि हम वर्नालाइजेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो लो टेम्परेचर के बारे में बात करने वाले हैं। यहां हम प्लांट की फ्लावरिंग को क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज अच्छा करने वाले हैं। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज वर्नालाइजेशन। दूसरी बात है कि भाई वर्नालाइजेशन रेफर हो रहा है स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग। ध्यान दीजिए, हम प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं करवा रहे, फ्लावरिंग तो हो रही है, हम उसको तो प्रमोट करवा रहे हैं कि और अच्छी हो जाए। कैसे होगी वो सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्नालाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द फिनोमिना, तो वो प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, कि आप एक लो टेम्परेचर के टाइम ड्यूरेशन से प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं। वर्नालाइजेशन करने के लिए प्लांट्स में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि वर्नालाइजेशन सक्सेस हो जाए, उनके बारे में जानते हैं। जी बिल्कुल। देखिए बच्चों, इस प्रोसेस के लिए, वर्नालाइजेशन के लिए आपको एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स चाहिए। जैसे अपन कह सकते हैं भाई शूट पार्ट हुआ, उसका बर्ड्स हुई या फिर उसके सीड्स हुए, एम्ब्रियोज हुए, तो ऐसे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ अपन ने अभी कहा कि भाई ये लो टेम्परेचर वाला फिनोमिनन है, लो टेम्परेचर चाहिए, इसलिए अपन उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी देना है उनको। और एरोबिक रेस्पिरेशन, कि भाई जब तक वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो अच्छे से एनर्जी कैसे रिलीज करवा पाएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, तो आपको उसको एरोबिक कंडीशन अच्छे से देनी है। जो हाइड्रेशन है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, मींस कि वाटर की क्वांटिटी उसके पास अच्छी होनी चाहिए और न्यूट्रिशन उसके पास अच्छा होना चाहिए। ये सारी अगर आप उसको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हो तो इस वर्नेलाइजेशन को अपन करवा सकते हैं। और प्लांट्स के अंदर भी इन्हीं की रिक्वायरमेंट है वर्नेलाइजेशन के लिए। बिल्कुल। अब वर्नालाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल की हैं, तो वास्तव में वर्नालाइजेशन है क्या उसके बारे में जानते हैं कि जो मैकेनिज्म है इसमें हम क्या करते हैं कि आफ्टर द प्रेसिपिटेशन ऑफ लो टेम्परेचर, कि सूटेबल लो टेम्परेचर प्लांट जब लेता है तो वो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बनाता है जिसको नाम देते हैं वर्नेलिन। जैसे हमने फोटो पीरियडिज्म में कहा कि जो फ्लोरिजन है वो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है जी, है ना, कि भाई उसे अभी तक हम आइसोलेट नहीं कर पाए। वैसे ही आप याद रखिए वर्नालाइजेशन में लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स के जो ग्रोइंग रीजन्स हैं, ग्रोइंग रीजन्स जो हैं, अगर हम बात कर लें फोटो पीरियडिज्म की तो परसीव करने वाली लीव्स थी, लेकिन अब यहां जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं वर्नालाइजेशन, तो हमने कहा कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स चाहिए। इसका मतलब ग्रोइंग रीजन जैसे बर्ड्स एपिकल हो या एक्सिलरी हो, ग्रोथ करती हुई लीव्स, तो जितने भी ग्रोइंग रीजन होंगे ना प्लांट्स के, वो ग्रोइंग रीजन वर्नालाइजेशन में लो टेम्परेचर के इफेक्ट को परसीव करते हैं और उन पार्ट्स में बनता है कौन, वर्नेलिन। तो वर्नेलिन वो हार्मोन है वर्नालाइजेशन के टाइम पे जो कि फ्लावरिंग के प्रमोशन में हेल्प करता है। जी बिल्कुल बच्चों। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं कि सम इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स जैसे वीट, बार्ले, राई हैव टू काइंड ऑफ वेराइटीज, कि भाई इनके पास दो वेराइटीज होती है वीट, बार्ले और इनकी। उनमें से एक वैरायटी जैसे स्प्रिंग वैरायटी हुई और दूसरी विंटर वैरायटी, कि भाई स्प्रिंग में जो जर्मिनेट करके हार्वेस्ट होती है वो स्प्रिंग वैरायटी, और विंटर वैरायटी जो है जिसको अपन विंटर से होते हुए समर में जाकर के हार्वेस्ट करते हैं। तो ये दो वैरायटी है इन प्लांट्स की। इन वेराइटीज पे अपन वर्नेलाइजेशन का इफेक्ट अभी चेक करने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भाई इफेक्ट किसका है, लो टेम्परेचर का। तो स्प्रिंग वैरायटी तो वर्नेलाइजेशन को फॉलो नहीं करेगी, विंटर वैरायटी फॉलो करेगी, क्योंकि विंटर का मतलब ही ठंड है। बिल्कुल सर, है ना, लो टेम्परेचर है। तो वर्नेलाइजेशन में होता क्या है, वर्नेलाइजेशन क्या है, कैसे इसको सीजन वाइज विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी में हम इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए बच्चों, अपन एक नॉर्मल प्लांट की बात करते हैं कि जब उसके सीड को अपन जर्मिनेट करते हैं, तो हमने सीड को जर्मिनेट किया, ये उसका ग्रोइंग सीजन है।
मींस उसका पूरा मेच्योरिटी तक जाना है। तो वो मेच्योरिटी तक आते आते मान लीजिए उसने उसकी स्टार्टिंग में ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, लेकिन मेच्योरिटी तक आते आते उसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। ग्रोइंग सीजन का मतलब यहां पे उसको अपना लाइफ स्पान खत्म करना है, तो उससे पहले उसको रिप्रोडक्शन करना है, फ्लावर करने हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करने हैं, सीड्स बनाने हैं, जैसे फ्लावरिंग की प्लांट्स की बात करें। तो मेच्योरिटी के बाद इतना टाइम उसके पास बचा है जिसमें उसको अपनी फ्लावर भी प्रोड्यूस करने हैं, फर्टिलाइजेशन भी करना है, सीड्स बनाने हैं, सारा काम इतने टाइम में करना है। तो अगर उसकी ग्रोथ स्टार्टिंग में स्लो हुई और मेच्योरिटी आने आने तक बहुत टाइम लग गया, तो अब उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है फ्लावरिंग करने के लिए। तो अपन कहते हैं इट इज ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन रिमेन्स फॉर द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड। तो अगर ऐसा हो जाए कि प्लांट के सीड को जर्मिनेट करने के बाद मेच्योरिटी आने में बहुत देर लग जाए और बहुत कम टाइम बचे उसके पास रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो जल्दी जल्दी से फ्लावरिंग करने की कोशिश करेगा। तो ना तो अच्छे से फ्लावर की क्वांटिटी अच्छी हो पाएगी, ना ही उनकी क्वालिटी अच्छी हो पाएगी। फ्लावर्स तो प्रोड्यूस करेगा और हो सकता है वो फेल भी हो जाए इस पूरी प्रोसेस के अंदर रिप्रोडक्शन करने में, कि भाई उसका जो ग्रोइंग सीजन था वो फर्टिलाइज होने से पहले खत्म ही हो जाए। तो जनरली ऐसा होता है प्लांट्स के, मतलब कुछ प्लांट्स के साथ, तो उनमें वर्निलाइजेशन का इफेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। क्या हुआ कि ग्रोइंग सीजन में प्लांट मैच्योरिटी गेन कर रहा था, अब उसने अपने ग्रोइंग सीजन का मैक्सिमम पार्ट तो मैच्योरिटी गेन करने में लगा दिया जी। तो बहुत कम टाइम बचा उसके पास फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रूट्स और सीड बनाने के लिए। तो वो जल्दबाजी में प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करेगा, जल्दबाजी में करेगा, और जल्दबाजी में फ्लावर अच्छे नहीं आएंगे, फ्रूट्स अच्छे नहीं बनेंगे, सीड्स अच्छे से नहीं बन पाएंगे, है ना। तो हमें इसी चीज को रोकना है। तो क्या हुआ, ये प्लांट का ग्रोइंग सीजन था। अब ग्रोइंग सीजन में क्या हुआ कि जैसे उसने प्लांट ने मैच्योरिटी गेन की, तो अभी मैच्योर भी अच्छे से नहीं हो पाया। वो बेचारा जल्दबाजी में सारे काम कर रहा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ स्लो चल रही थी, तो जल्दबाजी में काम कर रहा था, तो उसके पास टाइम कम बचा था। अब इतने से कम टाइम के अंदर अगर वो फ्लावर सेट करता है, फ्रूट्स बनाता है, सीड बनाता है, तो इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो क्या हुआ कि प्लांट को इस टाइम पे लो टेम्परेचर मिल गया या लो टेम्परेचर दे दिया गया। तो इस प्लांट में यहां पर लो टेम्परेचर पे एक हार्मोन बना जिसका नाम हमने क्या बताया है, वर्नेलिन। ये वर्नेलिन क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ तो करवा देता है अच्छी। ध्यान दीजिए, हमने ये बात बोली है कि वर्नलाइजेशन को सक्सेस करने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हो, और हमने ये भी कहा है कि जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो परसीव करते हैं लो टेम्परेचर के इफेक्ट को। तो बताइए, उन ग्रोइंग रीजन्स में बन जाता है लो टेम्परेचर की वजह से एक हार्मोन वर्नेलिन। ये वर्नेलिन क्या करेगा, प्लांट की जो ग्रोथ होगी ना, उस ग्रोथ को तो कर देगा फास्ट इंक्रीज, लेकिन जो प्लांट में फ्लावरिंग होगी उसको रोक देगा कि भाई फ्लावर मत बनाओ, आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप अच्छे से फ्लावर बना पाओ। फिर प्लांट क्या करेगा, प्लांट अब इस सीजन के बाद अगले सीजन तक, भाई जब तक उसका अगला अच्छा सीजन नहीं आ जाता, फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, तब तक वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, क्योंकि फ्लावरिंग तो वर्नेलिन ने रोक दी। अब फ्लावरिंग रुक गई, अब प्लांट इस ग्रोइंग सीजन में सिर्फ ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो फ्लावरिंग कब करेगा, नेक्स्ट सीजन में। तो इस सीजन में प्लांट हैव द सफिशिएंट टाइम टू फॉर्मेशन एंड मैच्योरिटी ऑफ द सीड्स। तो अब इस प्लांट ने मैच्योरिटी यहां पर गेन की है, तो उसके पास पूरा पूरा टाइम है यार, क्या करने के लिए, मैच्योरिटी गेन करने के लिए। तो जैसे अब अगला सीजन आएगा ना, तो उस अगले सीजन में वो क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, और फ्लावरिंग के टाइम पे यही वर्नेलिन आगे चेंज हो जाएगा किसमें, फ्लोरिजन में। इसका मतलब जब आप प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कर रहे थे, प्रिकॉशियस मतलब आनन फानन में, जल्दबाजी में जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट आप कर रहे थे, उस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोक दिया है लो टेम्परेचर ने, मींस वर्नेलिन ने, और उसने कहा कि आप फ्लावर मत बनाइए, पहले आप अपनी ग्रोथ करिए। तो अब जैसे ही वर्नलाइजेशन का इफेक्ट आएगा, लो टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, तो प्लांट में बनेगा वर्नेलिन। वो वर्नेलिन क्या करेगा, इस प्लांट की फ्लावरिंग को रोक देगा। तो प्लांट के पास पूरा पूरा टाइम होगा अपनी मैच्योरिटी तक जाने के लिए, और मैच्योरिटी तक जाने के बाद वो प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा, उसको लगेगा कि भाई मैंने ग्रोथ पूरी कर ली, आराम से कर ली, बिल्कुल शानदार तरीके से कर ली, तो उसमें जो वर्नेलिन था वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरिजन में, और क्या करवा देगा, फ्लावरिंग करवा देगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर वर्नलाइजेशन की वजह से हमने क्या किया, प्लांट का जो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट था उसे रोक दिया। तो वर्नलाइजेशन या लो टेम्परेचर प्रिवेंट द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के एंड में जो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट था उसे रोक दिया गया, एंड नाउ plant have the sufficient time to reach their maturity and form the flower, fruits and seeds।
तो वर्नालाइजेशन ने फ्लावरिंग तो अच्छी करवा दी, जो जल्दबाजी में फ्लावरिंग हो रही थी उसे आराम से करवा दिया, लेकिन एक छोटी सी बात आप ध्यान दीजिए, यहां पर प्लांट का जो लाइफ स्पैन है ना वो बढ़ गया, वो बढ़ गया, बिल्कुल प्लांट का लाइफ स्पैन बढ़ गया। अब देखिए जो स्पीसीज या जो वेराइटीज फॉलो करती हैं वर्नालाइजेशन को, उनका लाइफ स्पैन बड़ा होता है। जैसे हमने कहा वीट, राइस, ये ऐसी वैरायटीज हमने पढ़ी हैं, राई पढ़ी है, वीट पढ़ी है, हमने कहा कि इनकी हमारे पास दो वैरायटी, एक तो स्प्रिंग वैरायटी और दूसरी विंटर वैरायटी। और हमने ये भी बोला कि जो विंटर वैरायटी है वो वर्नालाइजेशन को फॉलो करती है, तो इसका मतलब विंटर वैरायटी का लाइफ स्पैन ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू स्प्रिंग वैरायटी। बिल्कुल सर, चलिए चेक करते हैं जी बिल्कुल। देखिए बच्चों, ये अपने पास दोनों वेराइटीज है, स्प्रिंग वेराइटी और विंटर वेराइटी। तो देख लेते हैं लाइफ स्पैन। सबसे पहले लाइफ स्पैन देखने के लिए अपन को ये देखना है कि एक 1 ईयर के अंदर जो सीजन्स आते हैं, ऋतुएं जो आती है वो कैसे आती है। तो सबसे पहले ऑटम आता है, फिर विंटर, स्प्रिंग और समर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और समर मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और इस वर्ड से अपन याद भी रख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा वर्ड है ऑसम, कि भाई ऑसम से आप याद रख सकते हो ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और समर। तो ये इस चारों की सीक्वेंस याद हो गई। अपन कह रहे हैं कि स्प्रिंग वैरायटी जो है ये वर्नालाइजेशन को फॉलो नहीं करी, इसका लाइफ स्पैन छोटा है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग वैरायटी जो होती है उसका सीड अपन को जर्मिनेट करवाना है स्प्रिंग में। स्प्रिंग में सीड जर्मिनेट करवाया, सीड जर्मिनेट करेगा, सीडलिंग बनाएगा, प्लांट बनाएगा, ग्रोथ करेगा और वो समर आने तक मैच्योर हो जाएगा और अपना फ्लावरिंग करके, रिप्रोडक्शन करके पूरा सीड्स बना देगा और अपना लाइफ स्पैन कर लेगा मिड समर आने तक। तो अपन कहेंगे समर के अंदर, मिड समर में हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसको काट करके उससे प्रोडक्शन ले लिया। मतलब स्प्रिंग वाली वैरायटी ने इतने से टाइम में स्प्रिंग और समर के अंदर अपना पूरा लाइफ स्पैन पूरा कर लिया। इसका मतलब इनका लाइफ स्पैन काफी छोटा है। अब छोटा तो है लेकिन ग्रोथ करने के लिए टाइम भी तो कम है। टाइम भी कम है, बिल्कुल। तो ग्रोथ करने के लिए टाइम कम है तो ग्रोथ भी अच्छी नहीं हुई जी। अब अगर यही बात हम विंटर वैरायटी के लिए पढ़ें तो देखो विंटर वैरायटीज हैं, तो विंटर वैरायटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि वो विंटर में ग्रो करेंगे। और विंटर में टेम्परेचर कैसा है बच्चे? लो टेम्परेचर है। तो इसका मतलब विंटर वैरायटी ये है कि जो इफेक्ट शो करेगी किसका भाई? वर्नालाइजेशन का। तो इफेक्ट उस पर आएगा। विंटर वैरायटी के सीड को मैंने जर्मिनेट करवाया कहां पर? ऑटम में। अब बच्चा कहता है कि भाई स्प्रिंग वैरायटी का सीड था, स्प्रिंग में लगा रहे हो आप, तो विंटर वैरायटी का सीड ऑटम में क्यों लगा रहे हो, विंटर में क्यों नहीं? तो बताइए कि जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर जो होता है बच्चे वो भी एक फैक्टर हो जाता है प्लांट के लिए। तो विंटर में क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जर्मिनेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा सीड का। इसलिए जर्मिनेशन हमें विंटर से पहले ही करवाना है। तो मैंने क्या किया? सीड का क्या करवाया? जर्मिनेशन। कब लगाया? ऑटम में। ऑटम में सीड लगाया, जर्मिनेशन करवाया, क्या बना? सीडलिंग बना। अब सीडलिंग जो है वो पहली बर्ड है जो सीड के जर्मिनेशन से बनी है। अब ये प्लांट करेगा ग्रोथ। अब ये ग्रोथ करेगा कौन से सीजन में? ये करेगा जी विंटर सीजन में ग्रोथ। और विंटर में जब ग्रोथ करेगा ना तो प्लांट के ग्रोइंग रीजन में बनेगा वर्नेलिन, और वर्नेलिन ग्रोथ को कर देगा फास्ट, अच्छा, और फ्लावरिंग को रोक देगा। इसका मतलब यहां प्लांट कंप्लीट अपनी क्या करेगा? ग्रोथ कंप्लीट करेगा। इसका मतलब उसने स्प्रिंग में भी ग्रोथ ही की, क्योंकि अब विंटर में उसके पास वर्नेलिन बन गया था, वो स्प्रिंग तक काम कर रहा है, तो वो स्प्रिंग रीजन में भी ग्रोथ कर रहा है। तो यहां से सीडलिंग बनने से लेकर मैच्योरिटी तक वो कंटिन्यू क्या करता जा रहा है? ग्रोथ करता जा रहा है। और फिर उसके मैच्योरिटी के बाद उसमें फ्लावरिंग हुई है, तो समर तक जाकर हम इसको क्या कर रहे हैं? हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विंटर वैरायटी जो है उसका लाइफ स्पैन बड़ा है, किससे? स्प्रिंग वैरायटी से। लेकिन प्लांट के पास सफिशिएंट टाइम भी है अपनी मैच्योरिटी को गेन करने के लिए। इसका मतलब विंटर वैरायटी जो है उसकी ग्रोथ स्प्रिंग वैरायटी से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब विंटर वैरायटी के पास प्रोडक्शन भी अच्छा है। यही कारण तो है कि जो फार्मर्स होते हैं वो व्हीट का विंटर वैरायटी जो उगाते हैं जी बिल्कुल, ताकि उनको प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। ऐसा नहीं कि वो स्प्रिंग से गेहूं नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं? विंटर वैरायटीज को। उसका कारण ही ये है कि भाई विंटर वैरायटीज जो होती हैं लाइफ स्पैन तो उनका बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रोथ भी अच्छी होगी प्लांट की और प्लांट प्रोडक्शन भी अच्छा देगा। प्लांट से हमें ज्यादा से ज्यादा सीड्स मिल पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये विंटर वैरायटी की बात हुई। तो अगर हम बात करें, हमारे पास दो वैरायटीज हैं, विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी। तो स्प्रिंग वैरायटी का लाइफ स्पैन तो छोटा सा है। स्प्रिंग वैरायटी दे आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग, वो स्प्रिंग में ही लगाए जाते हैं।
एंड कम टू द फ्लावर एंड प्रोड्यूस द मेच्योर ग्रेन्स बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। और वो समर तक अपने आप को ग्रेन कर मतलब बना लेते हैं, मेच्योर कर लेते हैं, सीड्स बना लेते हैं, और हम उनको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट। छोटा सा लाइफ साइकिल है स्प्रिंग वैरायटी का। बिल्कुल। लेकिन बच्चों देखिए, विंटर वैरायटी की जब अपन ने बात की थी कि दे आर प्लांटेड लेट इन ऑटम, विंटर से पहले ऑटम में अपन इनको ग्रो करवाया अच्छी कंडीशंस में। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग्स, विंटर के अंदर देखिए स्मॉल सीडलिंग्स की फॉर्म में आई। देन रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग एंड यूजुअली हार्वेस्टेड अराउंड मिड समर, कि मिड समर में आएगी तब आप उनको हार्वेस्ट करोगे। इसका मतलब स्प्रिंग वैरायटी का लाइफ साइकिल तो हो गया छोटा और विंटर वैरायटी का लाइफ स्पान हो गया बड़ा। अब वही जो सर आपने बहुत अच्छी बात बच्चों को यहाँ क्लियर कर दी, जो बच्चे अक्सर डाउट आ ही जाता है उनको कि सर किसान विंटर वैरायटी को क्यों लगा रहे हैं, स्प्रिंग वैरायटी का लाइफ स्पान छोटा है उसको लगा करके प्रोडक्शन ले ले, लेकिन लाइफ स्पान छोटा है उसका तो भाई उसकी ग्रोथ भी कम हुई है, प्रोडक्शन भी कम आया, विंटर वैरायटी का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो बच्चे ने यहाँ पे सर एक बहुत अच्छा सा सवाल किया कि सर स्प्रिंग विंटर वैरायटी जो है इसको क्यों ना अपन स्प्रिंग में लगा ले, क्योंकि भाई जब हार्वेस्ट समर में ही करना है तो आप उतना पहले क्यों लगा रहे हो, उसको स्प्रिंग में क्यों नहीं लगा सकते। तो बच्चे देखो, विंटर वैरायटी को जब आप स्प्रिंग में लगाओगे, जर्मिनेट करवाओगे, तो यहां तक आते आते वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों, देखिए विंटर वैरायटीज हाउएवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग would normally fail to flower or produce mature grains within the span of flowering season, कि भाई इस विंटर वैरायटी को आप स्प्रिंग में जर्मिनेट करवाइए, जर्मिनेट करेगी, ग्रोथ भी करेगी, लेकिन यहां पर फ्लावरिंग नहीं कर पाएगी, सीड्स नहीं दे पाएगी, प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। तो ये बच्चों के मतलब किसानों के सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई विंटर वैरायटी इतना अच्छा प्रोडक्शन दे रही है लेकिन लाइफ स्पान बहुत बड़ा है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई इसको स्प्रिंग वैरायटी की तरह स्प्रिंग में ही उगा लें और प्रोडक्शन भी ले लें? तो क्या ऐसा हो सकता है, देखते हैं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा कि विंटर वैरायटी के सीड को आपको टेम्परेचर आर्टिफिशियली देना पड़ेगा। आर्टिफिशियली कि आप देखिए हमारे पास ये स्प्रिंग वैरायटी है, ये ऑटम वैरायटी है, सॉरी विंटर वैरायटी है। विंटर वैरायटी के सीड को हमने ऑटम में लगाया है, तो ऑटम से लेकर हम समर तक जा रहे हैं, तो लाइफ स्पैन काफी लंबा है। तो क्यों ना हम विंटर वैरायटी का जो सीड है उस सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें। बिल्कुल, मतलब मैं कहां लगा रहा हूं, स्प्रिंग से पहले या स्प्रिंग के आसपास, कि स्प्रिंग स्टार्ट होने वाला है, मैं सीड को जर्मिनेट करवाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं, इस सीड को आर्टिफिशियली क्या कर दूं, कोल्ड ट्रीटमेंट दे दूं। मतलब उसका टेम्परेचर कम करवा दूं, ठंडा कर दूं सीड को आर्टिफिशियली। और इसको मैंने क्या बोला, कोल्ड ट्रीटमेंट या चिलिंग ट्रीटमेंट कहते हैं इसको हम, है ना। तो जैसे ही मैंने इसको चिलिंग ट्रीटमेंट दिया, मैंने इसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, तो कोल्ड ट्रीटमेंट देते ही क्या हुआ, इस सीड ने जर्मिनेट कर लिया। अब आपको पता है कि वर्नेलिन बनता है चिलिंग ट्रीटमेंट से, ठंडा करने से, टेम्परेचर पे, और वर्नेलिन ग्रोथ को क्या करवा देता है, फास्ट। तो इसके सीड को जब हमने कोल्ड ट्रीटमेंट देकर स्प्रिंग में लगाया, इसने जर्मिनेट किया और प्लांट मैच्योर हुआ, तो जल्दी मैच्योर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्नेलिन जो होता है वो ग्रोथ को फास्ट कर देता है और फ्लावरिंग को रोक देता है। तो फिर उसके बाद ये प्लांट मैच्योर होगा और हम इसको क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट। इसका मतलब विंटर वैरायटी को भी हम लगा सकते हैं स्प्रिंग में, लेकिन आर्टिफिशियली हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और कोल्ड ट्रीटमेंट देने का मतलब हो गया आपने चिलिंग ट्रीटमेंट करवा दिया है प्लांट का, और लाइफ स्पैन क्या कर दिया है, छोटा। तो इसका मतलब मैं विंटर वैरायटी को स्प्रिंग वैरायटी में भी उगा के उससे प्रोडक्शन ले सकता हूं। इसीलिए तो हमने वर्नलाइजेशन को स्प्रिंगिफिकेशन बोला था, कि हम विंटर को स्प्रिंग में भी उगा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब विंटर वाला जो काम था वो जरूरी थोड़ी है वहां दो आप लैब में दे करके भी उसको आर्टिफिशियली करवा लिया। बच्चों, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द वर्नलाइजेशन सीन इन द बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल क्या होते हैं, जो दो सीजन में काम कर रहे हैं। भाई एनुअल प्लांट पढ़ा है हमने, वीट पढ़ा है, राई पढ़ा है, हम कह रहे हैं बार्ले है, विंटर वैरायटी या स्प्रिंग वैरायटी, वो एनुअल प्लांट्स हैं। एक ही सीजन में ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों कर लें तो एनुअल, एक सीजन में ग्रोथ और दूसरे में फ्लावरिंग करें तो बाइनियल। और जो बाइनियल होते हैं जैसे शुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट है, ये मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक से मतलब है जो अपने लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करें, फ्रूटिंग करें, उनको हम मोनोकार्पिक कहते हैं। कि अपने जीवन में, अपने लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, एक ही बार फ्रूटिंग करते हैं। जी बिल्कुल। बच्चों देखिए, बाइनियल की सर ने अभी आपको बात बताई कि बाइनियल प्लांट्स जो उनको 2 सीजन चाहिए लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। पहले सीजन में तो वो क्या करते हैं, दे जर्मिनेट एंड देन रिज्यूम ग्रोथ एंड अल्टीमेटली अटेन मेच्योरिटी, कि पहले सीजन में तो वो अपनी ग्रोथ करके मेच्योर होते हैं, और मेच्योरिटी के बाद में दूसरा सीजन जो आता है
उसके अंदर वो क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद उनमें फर्टिलाइजेशन होगा जिससे फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे, और फ्रूट और सीड बनाने के बाद में वो सेनेसेंस में जाएंगे, बुढ़ापे की ओर जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब दे डाई। तो इसका मतलब बाइनियल प्लांट्स वो हुए जो 2 सीजन में अपना लाइफ स्पान पूरा करे। फर्स्ट सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की और दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की। जैसे एग्जांपल्स में अपने पास है शुगर बीट है, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, अच्छे से आप जानते हो गाजर के बारे में, कैरेट के बारे में। तो बच्चों देखिए इनके पास ऐसा क्या हुआ कि इनको 2 सीजन लाइफ स्पान के लिए पूरा करने के लिए क्यों चाहिए कि भाई हमने कहा ये इसके हुए 2 सीजन, ये फर्स्ट सीजन है और ये सेकंड सीजन है। फर्स्ट सीजन में उसने की वेजिटेटिव ग्रोथ और सेकंड में वो करता है अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। कैरेट की बात करें तो अपन सर्दी के अंदर उसको जर्मिनेट करवाते हैं, सर्दियों में जब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उसको मिलता है तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, वर्नेलाइजेशन वगैरह बना लेता है, सारा काम पूरा कर लेता है। और जैसे ही दूसरा सीजन आता है, जब थोड़ी विंटर खत्म होकर जब आगे गर्मी आना स्टार्ट होती है थोड़ी, तो उस टाइम पे वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब फ्लावरिंग के लिए उसको ये वाला टाइम चाहिए, ये वाला फोटो पीरियड चाहिए, फ्लावरिंग के लिए सेकेंड सीजन चाहिए। क्योंकि भाई अपन कह रहे थे सर बाइनियल सीजन में 2 सीजन की क्या जरूरत है, आप उसको यहां जर्मिनेट करवा दीजिए। और क्या इस टाइम में वो पूरा मेच्योरिटी नहीं कर सकता? तो नहीं कर सकता क्योंकि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं दिया। अगर हम उसको आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे करके यहां पे जर्मिनेट करवा दे तो वो इस सीजन में अपनी ग्रोथ पूरी कर सकता है। इसका मतलब बाइनियल प्लांट्स को भी आप एनुअल प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते अपन उसको वर्नेलाइजेशन पहले लैब में दे दे, जैसा विंटर वैरायटी के साथ किया था। तो उसको विंटर चाहिए था वर्नेलिन के लिए, हमने लैब में दे दिया, लाइफ स्पान छोटा कर दिया। ऐसे ही 2 सीजन वाले प्लांट्स को हम लाइफ स्पान 1 सीजन में पूरा कर सकते हैं। उनका अगर पहले वाले सीजन का जो काम है वो हम लैब में आर्टिफिशियली करवा दे तो मतलब इनका भी लाइफ स्पान छोटा कर सकता है, वर्नेलाइजेशन कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये भी समझनी है कि पहले सीजन में जो ग्रोथ कर रहा था प्लांट किसकी वजह से, वर्नालाइजेशन की वजह से, तो उसमें वर्नेलिन बन रहा था, और वही फिर दूसरे सीजन में फ्लावर बनाने के लिए वर्नेलिन से फ्लोरिजन बन रहा था। जी बिल्कुल। ये बात दिमाग में रखिए बच्चे कि अगर कोई बाइनियल प्लांट है और वो फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स को फॉलो करता है, बाइनियल प्लांट है और वो फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स को फॉलो करता है फ्लोरिजन वाले को, तो ये जरूरी है उसके लिए कि पहले सीजन में उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिले। क्योंकि अगर पहले सीजन में उसको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वर्नेलिन नहीं बनेगा, तो वो सेकंड सीजन में फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स को भी फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरिजन ही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए वर्नेलिन से फ्लोरिजन बनता है। और ये बात ध्यान रखिए कि भाई बाइनियल प्लांट्स के अंदर अगर कोल्ड ट्रीटमेंट आप पहले सीजन में दे रहे हो ना, तो वो देना चाहिए। या तो आप नेचुरल दो, फिर तो आपके लिए बाइनियल रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको एनुअल बनाना है तो आप उसे वो कोल्ड ट्रीटमेंट आर्टिफिशियली भी दें। तो हमारे पास इस वर्नालाइजेशन का एक सिग्निफिकेंस जो आता है वो ये आता है कि वर्नालाइजेशन प्रिवेंट करता है प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को। हमने कहा था कि ग्रोथ के लिए जो प्लांट के पास टाइम, मतलब ग्रोथ में मैक्सिमम टाइम ले लिया था मैच्योरिटी के लिए, तो रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए उसके पास जो टाइम बहुत कम बचा था ना, उस टाइम में वो आनन फानन में जल्दबाजी में जो फ्लावरिंग कर रहा था उसे हम नाम दे रहे थे प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। और वर्नालाइजेशन इसे क्या करवा देता है, रोक देता है कि भाई इतना कम टाइम है, इतने कम टाइम में आप फ्लावरिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप रुकिए, अभी फ्लावरिंग मत करिए, आप अगले सीजन में फ्लावरिंग करिए ताकि आपके पास पूरा टाइम हो। तो देखिए वर्नालाइजेशन प्रिवेंट द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन के एंड में जो प्लांट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कर रहा था उसे वर्नालाइजेशन ने प्रिवेंट कर दिया। तो फायदा क्या हुआ, एंड इनेबल द प्लांट टू हैव द सफिशिएंट टाइम टू रीच देयर मैच्योरिटी। तो प्लांट के पास पूरा टाइम होता है कि वो अपनी मैच्योरिटी तक जाए, अच्छे से फ्लावर्स को बनाए, क्वालिटी भी अच्छी रखे और क्वांटिटी भी अच्छी रखे। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि वर्नालाइजेशन को सभी प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स फॉलो नहीं करते हैं। जो करते हैं उनके लिए हम पढ़ चुके हैं, वो चाहे एनुअल प्लांट्स हो और चाहे बाइनियल प्लांट्स हो।